हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे पोर्ट एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ध्यान पार्ट 1 नेटवर्क डायग्राम, उसी के अंदर आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिर टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, हेड स्लैग, टेल स्लैग, ये सब चीजें आपने की हुई। इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर इंटरडिपेंडेंट, ये सारी चीजें फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट था क्रैशिंग का, बराबर है। क्रैशिंग के शायद मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए, बाकी आपने अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस किया, बराबर। आज स्टार्ट करते हैं पोर्ट एनालिसिस, लास्ट पार्ट ऑफ ओआर लेसन और नेटवर्क का भी। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, बट डायग्राम जुड़ा हुआ है। नेटवर्क डायग्राम तो जुड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर कुछ नया ही पढ़ने वाले हो। और ये 101% आता है नेटवर्क पार्ट 3 का। पोर्ट एनालिसिस आता ही आता है। एक बार क्रैशिंग ऑप्शन में दिख सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा। 110% ये लेसन का एक क्वेश्चन आता ही है। हाँ 15 मार्क्स के, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर केस स्टडी भी आएगा, इस पे केस स्टडी भी आता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट लेसन है नेटवर्क पार्ट 3 का। क्वेश्चन आपके सामने, इसका पहचान ही इसका क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक्टिविटी और प्रीसीडिंग तो पार्ट 1 में देखा ही था। पार्ट 2 के अंदर नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट देखा था। इसके अंदर है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये पार्ट 3 का पहचान है क्वेश्चन, क्योंकि सब दिखता सिमिलर है तो कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन का पहचान अपने आप उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बाइफरकेट कर देता है। क्वेश्चन दिया है, अ स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स आर गिवन फॉर ईच एक्टिविटी। दिया हुआ है, ड्रॉ द पोर्ट नेटवर्क एंड फाइंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। पार्ट 1 पोर्ट डायग्राम बोला है। पोर्ट डायग्राम मतलब नेटवर्क डायग्राम। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जो था वही है। What is the probability? बस ये चीज नया है। What is the probability that the project will be completed in 18 days, 21 days, 16 days? जैसे क्रैशिंग में देखा था, एक्सपेक्टेड टाइम से हम लोग कम करते थे, तो वहां पे सिर्फ डेज कम करते थे, कॉस्ट। अभी प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी नथिंग बट परसेंटेज। भाई 18 दिन में काम होने का कितना परसेंट है, 20 दिन में, 21 दिन में काम करने के लिए कितना परसेंटेज है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज मतलब परसेंटेज। आपको ये ध्यान में रखना है, सिंपल भाषा में समझाने के लिए। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि आपका काम इतने दिन में कंप्लीट हो तो उसका पॉसिबिलिटीज कितना है, कितना परसेंटेज आएगा, कितने चांसेस है इतना काम। तो हम बोले अरे 10% चांसेस हो जाएगा, नहीं 20% चांसेस है, तो अंदाजा तो नहीं लगाएंगे, उसी का वर्किंग सीखने वाले हैं, ठीक है। आगे दिया है, अगर इफ प्रोजेक्ट मैनेजर वांट्स एन अश्योरेंस ऑफ 95%, मतलब इसने डायरेक्टली आंसर दिया है, अगर उसको 95% प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कितना दिन लगेगा काम करने के लिए। तो इस टॉपिक के अंदर ऐसा ही है, डेज दिया जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा, डेज पूछा जाएगा। मतलब द क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो यही है। इधर आप देखो डेज दिया है और क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज। इधर परसेंटेज दिया है और क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज बिफोर द शेड्यूल डेट ही शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट। परसेंटेज दिया है तो डेज पूछा जाएगा, डेज दिया है तो परसेंटेज पूछा जाएगा, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में आ गया। चलिए, सबसे पहला काम उसने बोला है ड्रॉ पोर्ट डायग्राम, बट उसके पहले क्वेश्चन को अपन समझ लेते। ये आपके साथ एक्टिविटी दिया है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इसका कुछ काम अभी नहीं है। मैंने इधर एक नया चीज लिखा है, वो है एक्सपेक्टेड टाइम। ड्रॉ पोर्ट नेटवर्क एंड फाइंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। फिर ये तो हमने सुना है, अगर आप ध्यान दो पहले पार्ट में एक्टिविटी के बाद टाइम दिया जाता था, टाइम डेज दिया जाता, बट इधर इतने सारे डेज है तो कौन सा लेने का। तो इसके लिए हम लोग एक पहला कॉलम बनाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। और एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाई 6। अभी a क्या, m क्या और b क्या। जो ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है उसे कहते हैं a, मोस्ट लाइकली m, मोस्ट लाइकली m ही है। पेसिमिस्टिक मतलब b। कभी कभी क्वेश्चन में
ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, ए एम बी यूज करेंगे, तो भी आपको ये समझने का। ए वर्ड है मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, एम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम है, और बी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम है। ठीक है, आपको सबसे पहला हर समय एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना है, बिकॉज ये मिलेगा तो ही कंप्लीशन टाइम समझ में आएगा, क्योंकि इधर टाइम नहीं दिया, हमको फाइंड करना है, इसी को हम एक्सपेक्टेड टाइम कहते हैं। ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइडेड बाय 6। तो भाई इधर फर्स्ट एक्टिविटी में ए क्या है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ एम, एम क्या है, तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ, प्लस डिवाइडेड बाय, तो ये ना एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी रहता है, अपने बैग में रहता है, वो उसे बाहर निकालने का, उस पे से बटन दबाएंगे तो आंसर देता है। लाया है क्या, नहीं ना, तो इसी बैठेंगे हम लोग, अपन लाया है, अरे वेरी गुड, निकालो, अरे सुन रही है, हाँ बोलो, मैं तो लाई नहीं है, क्या है टोटल 30 डिवाइड बाई 6, 5 आता है, 30 को आया सर, 4 5 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2 30 डिवाइड बाई 6 5। अरे समझा, सेकेंड पे जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक दोन, पेसिमिस्टिक 5 इंटू 4, सॉरी मोस्ट लाइकली 5 था और पेसिमिस्टिक था 40 डिवाइड बाई 6, 36 डिवाइड बाई 6। मैंने सॉल्व किया, आप लोग ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, फटाफट कर दो। 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 14 डिवाइड बाई 6, 24 30 40 42 शायद, यस 42 डिवाइड 7, बराबर ना, मैं फटाफट कर देता अभी, हाँ सेम चीज है, इसके लिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहां तक क्लियर, तो आई गॉट माई एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम। उसके अलावा इधर एक और चीज फाइंड करते हैं, इसे कहते हैं वेरिएंस या वेरायंस, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, वेरिएंस बोलो या वेरायंस बोलो, जो भी बोलो, कोर्ट में काम आने वाला चीज। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये यूज होता है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो ये यूज होगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है बी माइनस ए, ऑप्टिमिस्टिक है पेसिमिस्टिक है, तो पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 36। कुछ टीचर्स फॉर्मूला चेंज भी करते हैं, एंड फॉर्मूला चेंज करके ऐसा आपको बताएंगे, बी माइनस ए अपॉन 6 द होल स्क्वायर। काम वही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर आपने ऐसा बताया, इधर हमको ऐसा बताया, कौन सा राइट है, दोनों राइट है, बिकॉज 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ऊपर स्क्वायर दिया नीचे स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है। चल डन। अब बी आपके पास है 8 2 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाय 36, कड़ा क्या, कभी कभी फ्रैक्शन में रखने का मन किया तो रख सकते हो, ठीक है, शायद टेक्स्ट बुक में फ्रैक्शन में रखा है, बट मैंने फ्रैक्शन में नहीं, मैंने डिवाइड कर दिया। आप फ्रैक्शन में रखोगे तो फ्रैक्शन मतलब अपॉन में रखा, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, चलेगा, 36 अपॉन 36 रखा तो भी राइट है, ठीक है। चलिए ऐसे सबको मैंने सॉल्व किया, आप देख लेना, ठीक है। आंसर मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, कुछ करेक्शन रहेगा तो देखना, कंसेप्ट समझा रहा हूं, हो सकता है किसी भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया तो पॉइंट मत करना, सर ये रॉन्ग हो गया, समझ लो कंसेप्ट खाली बस। नहीं ऐसा देखते वीडियो तो उनको ऐसा होता है, इसके लिए इधर कैलकुलेशन मिस्टेक एंड ऑल, तो देखना भाई ये आंसर्स मेरे को आ गया। अभी यहाँ पे पॉइंट में आया है, टेक्स्ट बुक में पॉइंट में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। डन। पहला काम इस लेसन में आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड टाइम टी, वेरिएंस। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला उसने बोला है ड्रॉ फॉर डायग्राम। चलिए ए और बी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, मतलब जहां पे 1 है वहां से ए के पास भी जाएंगे, वहीं से अपन बी के पास भी जाएंगे, बराबर है, हाँ है नहीं, ए इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट, ये मेरा स्टार्ट है, इधर से ए जाएगा और इधर से बी जाएगा, बराबर। अब जहां पे ए खत्म हुआ है वहां से सी, जहां पे ए खत्म हुआ है वहां पे डी, बट बी और सी तो कंबाइन होकर ही देगा, तो ए यहां पे खत्म हुआ है तो यहां से सी और यहां से डी, देखो बी और सी कंबाइन हो गया, बी एन सी कंबाइन होकर क्या देगा ई, तो भाई बी एन सी कंबाइन होकर क्या दे देगा, अब ये डी खत्म हुआ, ये ई खत्म हुआ, जहां पे डी खत्म हुआ है वहां पे एफ, जहां पे ई खत्म हुआ है वहां पे जी, बट एंड है तो ज्वाइंट होना जरूरी, तो यहाँ पे डी खत्म हुआ तो एफ, यहां से जी और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया,
डायग्राम क्लियर, फर्स्ट पार्ट में ये चीज एक्सप्लेन किया। अब हम लोग टाइम लिखते थे, तो इस पे कौन सा टाइम लिखने का, एक्सपेक्टेड टाइम। ए के लिए 5, बी के लिए 6, 7, 8, 4, 3, 2। कला। इसके बाद रास्ते ढूंढते थे पोर्ट में, जैसा आप नॉर्मल कर देते, तो भाई इधर रास्ता ढूंढो, कौन सा रास्ता है, ए डी एफ, ए सी ई जी, बराबर है, डी नहीं आएगा इसमें, बी ई जी। और कुछ, एक ऐसा रास्ता जा रहा है एंड होने के लिए, एक ऐसा घूम के इधर आएगा और एक ऐसा जाएगा, समझ में। अब जो रास्ते है उसमें टाइम लगा हुआ है, तो ए डी एफ जाने में रास्ते में कितना टाइम, 5, 8 और 3, 5, 8 और 3 कितना हो गया, 16। फिर ए सी ई जी में जाने के लिए 5 + 7 12 + 4 16 + 2 18, 6 + 4 10 + 2 12। कठिन रास्ता कौन सा है, 18। तो ये मेरा सीपीएम होता था, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है ए सी ई जी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 18। अब जो बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल आपने किया था, बराबर है। 18 का मतलब है कि नॉर्मली मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 18 दिन लगता है। ये मेरा एक ऐसा पॉइंट है कि भाई दिस इज माय कंप्लीशन टाइम। अब वो बोल सकता है 18 से कम भी करके दिखाओ, 18 से ज्यादा करके दिखाओ। तो 18 से कम होगा तो कितना परसेंटेज कम होगा, 18 से ज्यादा होगा तो कितना तो ये जो 18 है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। बाद में आगे भी बताऊंगा, खाली ये दिमाग में रखना, 18 प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम वो एक ब्रेक इवन पॉइंट है। डन, पक्का समझा। चलिए अब क्वेश्चन में बोला था पर डायग्राम और एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीशन कर दिया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर 18 डेज। अरे 18 तो है, 18 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, 16 डेज के लिए, अलग अलग। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो यूज होता है वो है वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे यूज होगा, तो जो आपका क्रिटिकल पाथ है, जो आपका क्रिटिकल पाथ है उसके वेरिएंस का टोटल करने का। काय बोला सर, चलो, वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल्स टू सम ऑफ द वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। व्हाट इज माय क्रिटिकल पाथ, ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो यहां पे a + c + e + g 1 + 2.7 + 1.7 + 0.1 कड़ा। तो वेरिएंस हमेशा क्रिटिकल पाथ का टोटल होता है। आपने सबका वेरिएंस फाइंड किया है, क्यों फाइंड किया कि अपने को मालूम है कौन सा क्रिटिकल पाथ आएगा, किसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले वेरिएंस फाइंड कर लिया और फिर जो क्रिटिकल पाथ आएगा उसका अपने को क्या करने का, टोटल। तो वेरिएंस का टोटल कितना है, 5.5 कड़ा। वेरिएंस जैसी आएगा तो हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का 2 स्टेप है, सबसे पहला वेरिएंस और वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएंस आया है उसका रूट लेवल, दैट इज रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, दैट इज रूट ऑफ 5.5। कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी है, उसमें 5.5 दबाने का और रूट दबा देने का 2. अब यही जगह पे आप टेक्स्ट बुक देखोगे और मेरे को देखोगे सर टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, ऐसा बोलोगे क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने पॉइंट में लिया है और टेक्स्ट बुक में पॉइंट में नहीं घेता है। वो लोग ने यहाँ पे फ्रैक्शन रखा है, ये सबको प्लस किया, तो उनके पॉइंट में थोड़ा डिफर आएगा। 5.5 के जगह पे 5.46 आया रहेगा या 4.8 आया रहेगा, जो भी आया रहेगा, समझ में आया। मैंने राउंड ऑफ करके लिया, वो लोग ने राउंड ऑफ नहीं किया, 3 डिजिट का लिया फिर रूट निकाला, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, आंसर में कुछ फर्क नहीं आने वाला। आंसर ऑलमोस्ट फ्रैक्शन में है, मतलब पॉइंट के आसपास की मिलेगा, ठीक है। यहां तक आपने किया था, नया पार्ट क्या था, वेरिएंस, क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस का टोटल लो और उसका रूट निकालो, डन। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पार्ट 3। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी इज पार्ट 3। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहला किस चीज के लिए फाइंड करने का, 18 दिन के लिए। तो भाई फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन z कैलकुलेशन वी नीड द वैल्यू ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए अपने को z, प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स फॉर z ओनली,
प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है z, और z कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, क्या बताया था, 18 डेज मेरा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा कुछ डायग्राम आपके बुक में आपने देखा रहेगा, बनाने का नहीं है, देख लो खाली डायग्राम। ये जो स्ट्रेट लाइन रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 18। और ये जो दिख रहा है ना कर्व, इसे कहते हैं नॉर्मल कर्व। क्या सर ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले देख लो, कुछ जजमेंट मत लगाओ। नॉर्मल कर्व बराबर, आधा इधर है और आधा इधर है, ये हाफ और ये हाफ, मतलब टी लाइन जो है, टी लाइन जो है यानी कि जो 18 है, ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है। अगर आपको टी से कम लेना है तो इधर, और टी से ज्यादा लेना है तो इधर, और ज्यादा लेना है तो प्लस करने का कितना, 50%, और कम लेना है तो क्या करने का, माइनस करने का कितना, 50%। मतलब टी एक ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मेरा टी से कम डे आ रहा है, मतलब 17 दिन, 16 दिन, 12 दिन, 11 दिन, 9 दिन, टी से कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में 50% कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, 50%, क्योंकि आंसर इस बाजू के कर्व में है। 50% माइनस करेंगे, और वही जगह पे इधर आ रहा है तो अपन 50% ऐड करेंगे। बाउंसर जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जब करूंगा सॉल्व तो तुमको समझ में आएगा। ये थियरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। डिवाइड द नॉर्मल कर्व इनटू इक्वल एरिया, प्रोबेबिलिटी फॉर टी इज ऑलवेज 50%। जो टी है वो कितना परसेंट है, 50%। अब इससे कम है तो माइनस करो, इससे ज्यादा है तो प्लस करो, ठीक है, क्योंकि टी का मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सेंटर है। तो अगर उसे कम करना है तो 50% कम करेंगे या 50% बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब सबसे पहला मुझे क्या फाइंड करने का है, 18 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर 18 डेज, प्रोबेबिलिटी फॉर 18 डेज। 18 तो मेरा टी है, 18 तो मेरा टी है, और टी मतलब 50%, क्योंकि टी स्टैंड्स फॉर 50%। 18 डेज मतलब 15%, और 15% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब मेरा आंसर है 50%। अगर वही जगह पे 16 डेज है तो लेस देन 50% है, 21 डेज तो ग्रेटर देन 21 है। ये खाली एग्जांपल लिखा है, इधर आ जाता हूं। Probability for completion of project in 18 days will be, since 18 days is expected completion time, therefore probability for 18 days will be 50%. ये आपको समझाने का था, बट ये आंसर ये है। नहीं समझा, ये भूल जाओ, इधर आ जा। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट इन 18 डेज का प्रोबेबिलिटी कितना है। 18 डेज मेरा क्या है, टी है कंप्लीशन, तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, 50%। अगर 18 से कम होगा तो अपन 50% कम करेंगे, और 18 से ज्यादा तो 50% ऐड करेंगे आंसर में। बट वही लाइन है तो उसका वैल्यू कितना है, 50। तो इसलिए हमेशा टी क्या बोला है, टी इज ऑलवेज 50%। समझ में आया, तो टी यहाँ पे 18 डेज और 18 डेज मतलब 50%। ये बेसिक था, ट्विस्ट तो अभी 21 डेज। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है z मतलब प्रोबेबिलिटी, z मतलब है प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है, z का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो z इज इक्वल टू ड्यू डेट, कितना डेज चाहिए, माइनस हमारा कितना डेज था, अपॉन वेरिएंस वर्ड यूज करो या स्टैंडर्ड डिविएशन वर्ड यूज करो, क्योंकि वेरिएंस का रूट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये फॉर्मूला है ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन या रूट ऑफ वेरिएंस। चलिए ड्यू डेट कितना दिन चाहिए अपने को, माइनस एक्सपेक्टेड टाइम कितना था, अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस निकाला है, रूट ऑफ वेरिएंस बराबर है, जरा फट से 21 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2.35 करो, 1.27 चलेगा। हमेशा z का वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इससे ज्यादा नो, ठीक है। z का वैल्यू मिला तो कुछ दिखेगा यहां पे, बायआउट करना पड़ेगा क्या, नो, कॉलेज प्रोवाइड करेगा या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका वैल्यू दिया जाए, तो बायआउट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में आप मांगोगे, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल या तो z कर्व, जैसे एक कर्व बताया था नॉर्मल कर्व टेबल बोलो, या तो z कैलकुलेशन टेबल, अलग अलग नाम है।
ये आपके सामने है। आपको क्या करना है, z का आंसर कितना है ढूंढो इधर 1.27। कैसे ढूंढने का, इधर है z 0 1 2 3, ये पॉइंट के बाद का वैल्यू है और ये पॉइंट के पहले का। ये जो कॉलम है ये पॉइंट के पहले है और ये पॉइंट के बाद है। तो अपने को पॉइंट के पहले क्या चाहिए, 1 पॉइंट 0.0 0.1 0.1 पॉइंट 1.2 1.2 देखो है ना 1.2 7 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 इधर आया, 7 कॉलम में आया ना। तो 1.27 का आंसर कितना है, पॉइंट 3980। ये सब पॉइंट में है, सब के आगे पॉइंट है। तो अब z मिल गया, तो 1.27 नको का है 0.3980। मैंने कहा था अगर हमारा प्रोबेबिलिटी t से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और t से कम है तो क्या करेंगे, माइनस। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 21 डेज विल बी मोर देन 18 डेज है, मतलब प्लस करेंगे 0.5 प्लस कितना परसेंट आया 39, तो 0.5 प्लस 0.3980। समझा, प्लस करेंगे तो आएगा 0.8980 या तो फिर 89.80। मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट 21 डेज में कंप्लीट करना है तो क्या पॉसिबिलिटी है उसका, 89%। समझा, पक्का। चलिए अब वही क्वेश्चन के अंदर और एक पूछा था 16 डेज, प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 16 लेस देन है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ड्यू डेट कितना आएगा अभी 16 माइनस 18 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने काढ़ा है। फटाफट माइनस करो, z का वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.85। माइनस बाद में, अभी नहीं, इतना समझ में आया। अभी z का वैल्यू किधर मिलेगा, z का टेबल में, बराबर। z के टेबल में क्या ढूंढने का है, 0.8 0.8 बेटा कौन से कॉलम में देखने का है, 5 भाई आजा 5, बराबर। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, समझ में आया। तो यहां पे आएंगे 0.5 माइनस 0.302, समझा। तो ये माइनस को क्या करने का, काई नहीं करने का, मेरा मराठी ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, काई नहीं करने का। अरे समझाइए, कला क्या, चलो माइनस करो, कितना आ रहा है 19.77। सिंपल बात है, 18 दिन से कम होगा तो 50 से कम ही परसेंट आएगा। तो 50 से कितना दिन कम आ रहा है, तो 19% के आसपास आ रहा है, समझा। चलिए इफ प्रोजेक्ट, अब यहां पे परसेंटेज दे दिया, तो देखो आपने प्रोसेस क्या रखा है, परसेंटेज z टेबल वैल्यू प्लस 50 या तो माइनस 50 करना होता है। अब प्लस 50 कब करेंगे, जब 50 से ज्यादा है, मतलब 18 दिन से ज्यादा है, और माइनस कब करेंगे, जब 18 से कम है। अब इधर परसेंटेज कितना बोला है, तो ये 95% 50% से ज्यादा है ना, तो मतलब जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रहेगा वो 18 दिन से ज्यादा रहेगा। तो हम रिवर्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर वांट्स टू अश्योर ऑफ 95% ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना है, 95%। तो प्रोबेबिलिटी 95% मतलब 0.95, बराबर है। और 0.95 कैसे आया रहेगा, तो 0.95 आया रहेगा 0.5 प्लस तो माइनस लिखा है। अरे माइनस क्यों लिखा है वो बता रहा हूं मैं। अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। हमारा फॉर्मूला ये था। अब इसमें इसका मतलब क्या है, z ना। तो अगर मेरा प्रोबेबिलिटी 95% है तो मैं क्या करूंगा, 0.5 प्लस z करूंगा, यही करूंगा। Therefore z will be 0.5 माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। अरे हाँ, तो ये माइनस पहले ही लिख दिया गया और कुछ भी नहीं, इधर प्लस ही रहेगा और बाद में z इधर आ जाएगा, या तो ये आप इसको इधर ले लोगे और कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ इधर टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्लस ही है, ओके।
तो 0.5 इधर आएगा तो 0.95 माइनस 0.5 करोगे और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा और जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहते हैं जेड वैल्यू। देख जेड आ गया, ठीक है। ये लिखा गलत गया है, 0.9 माइनस 0.5 करोगे। अभी ये माइनस साइन था ना इधर, तो ये 5 इधर आएगा ना, तो 0.95 माइनस 0.5 इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। उधर लिखा है 0.5 माइनस 9, तो माइनस में आंसर देगा, दैट इज रॉन्ग। 95 माइनस 0.5 करोगे तो जेड का आंसर आएगा आपको 0.45। ठीक है, आंसर वही रहेगा क्योंकि टाइपिंग है तो आंसर वही रहने वाला। ठीक है बाउंसर, समझा नहीं समझा? चलो फिर से, सबसे पहला कितना परसेंट है प्रोबेबिलिटी? 95। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी 95% इज इक्वल टू 0.5 प्लस जेड। 95 मतलब 0.95 इज इक्वल टू 0.5 प्लस, अब प्लस जेड इधर नहीं आएगा, 5 इधर आएगा, 0.95 माइनस 0.5 इज इक्वल टू जेड, इज इक्वल टू जेड। अरे समझा? अब इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.45 इज इक्वल टू जेड। अभी समझा? वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ इसके लिए ऐसा है, बट वो बाद में करेक्शन कर दूंगा। ये समझा? अब ये 0.45 सर्च करना है तो जरा ध्यान देना। बताओ किधर आएगा 0.45? तो 0.4 और ये 5, 0.1736 रॉन्ग, रॉन्ग। क्यों? यू आर गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर, यू आर नॉट कमिंग इन द फ्रंट ऑर्डर। तो ये क्या है? ये अंदर का वैल्यू है, क्योंकि ये परसेंटेज माइनस करके आया ना आंसर। नॉर्मली जो आंसर आता था इसमें हम परसेंटेज ऐड करते थे, बट अभी ये 50% माइनस करने के बाद का वैल्यू है, तो आपको पूरे टेबल में जाके ढूंढना है 0.45 किधर है, 0.45 किधर है जरा ढूंढो। 0.40344444, 0.42222444, पहला 0.45 इधर है, देख लो सबसे पहला वही है ना। 0.4 और 5 चाहिए ना, तो अच्छा 0.45 चाहिए ना, बराबर, तो 0.45 यही है मेरा पहला। अरे समझा? आपको ये ढूंढना है। अभी इसके पहले हम ये ढूंढ रहे थे, स्ट्रेट ऑर्डर में जा रहे थे तो अपन बाहर ढूंढते थे। अब जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो अपन अंदर ढूंढने वाले। फर्क समझो, अगर परसेंटेज दिया है तो डेज फाइंड करना है ना, तो परसेंटेज की केस में आप अंदर से वैल्यू ढूंढोगे, और अगर आपको डेज परसेंटेज फाइंड करना है तो बाहर का वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू चेक करोगे। क्लियर हुआ? तो 0.45 पहला किधर दिख रहा है? मेरे को 0.45 सबसे पहला इधर दिख रहा है, और वो कौन से लाइन पे है? 1.6 के लाइन पे। और इधर कौन से लाइन पे? 5। तो इसका मतलब इसका आंसर है 1.65। समझा फर्क? नॉर्मली 1.65 का आंसर ये आता था, अब रिवर्स में जा रहे तो इसका आंसर ये है। डिफरेंस समझा खाली? तो z का वैल्यू आ गया, ड्यू डेट मालूम नहीं है, माइनस 18 कहां से? तो फॉर्मूला क्या था? z इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस ए, तो z का वैल्यू क्या है? 1.65। ड्यू डेट मालूम नहीं, 18 अपॉन 3.2.35। ये समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 1.65 इंटू 2.35, ड्यू डेट माइनस 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.88 आ रहा है, ड्यू डेट माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ड्यू डेट कितना आ रहा है? 21.88, मतलब 22 डेज अप्रॉक्स पकड़ सकते हो आप। तो हमारा आंसर 21.88 है या तो 22 है। बस इतना ही है। बस सर इतना करा दिया और इतना बोल रहे आप। देखो यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है, ये चीज आप कर चुके ऑलरेडी। ये जो चीज है आपके लिए ये नया है। इधर यही चीज पूछेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जैसे इधर प्रोबेबिलिटी फाइंड किया आपने, या तो फिर ड्यू डेट फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तो ड्यू डेट, और ड्यू डेट दिया है तो प्रोबेबिलिटी। बस ये पार्ट है।
ये है पॉट का पार्ट। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी की हुई है। और पॉट के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दो चीज फाइंड करो और फिर बाद में देखो कितना दिन चाहिए, कितना दिन चाहिए, कितना परसेंटेज दिया, बस इसके साथ ही खेलने का। पहला लेक्चर में लेंथी जैसा लगेगा, बट एक बार आपको समझ आ रहा है यही तो करने का है, तो फटफट होएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।